नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर हाउ चेन के इस कमाल के लेवल 9 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद उसने डीमन किंग के अगेंस्ट बहुत ही कमाल की फाइट की थी, पर एट द एंड हम देखते हैं कि डीमन किंग उसे जान से मार देता है और ये नजारा बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है। हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ चेन के डेथ के साथ उसके टीममेट्स, उसके फैमिली मेंबर्स, उसके मास्टर्स सभी लोग बहुत ही ज्यादा निराश और उदास हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शहर बुरी तरीके से टूट जाती है क्योंकि अपनी नजरों के सामने अपने प्यार को मरता हुआ देखना उसके लिए कोई आसान बात नहीं था और कह सकते हैं कि ये सीन अब तक का सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट था। और अब आगे का हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वही सीन दोबारा से स्लो मोशन में दिखाया जाता है जहाँ पर जब डीमन किंग ने लॉन्ग हाउ चेन के हार्ट को टारगेट बनाकर उसे जान से मार दिया था तो ये नजारा उसके टीममेट्स पीछे से देख रहे थे, जिसके बाद शहर उसे अपनी बाहों में ले लेती है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि उसकी पूरी टीममेट्स उसका रिवेंज लेने के लिए डीमन किंग्स के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसके सारे दोस्त इमोशनल होकर कहते हैं कि हम अपने कैप्टन का बदला हर हाल में लेंगे। हम देखते हैं कि लिन सिन, सीमा सियान, वेंग यान, चेरी, हानियो और बाकी सभी लोग उस पर एक के बाद एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो डीमन किंग इनसे कहता है कि नादान कहीं के। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर अपने एक शील्ड को बनाता है और उन सबको दूर झटक कर फेंक देता है। इसी दौरान हम शहर को देखते हैं जहाँ पर उसके मन में लॉन्ग हाउ चेन से जुड़ी पास्ट की मेमोरीज हमें दिखाई जाती है, जहाँ पर एक बार लॉन्ग हाउ चेन ने से कहा था कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं तुमसे बहुत पहले मिला होता तो मैं तुम्हें तब जरूर प्रोटेक्ट करता। हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की बीती हुई सारी मेमोरीज हमें रिवाइंड होती हुए नजर आती है, जहाँ पर हमें वो मोमेंट स्पेशली दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग हाउ चेन ने शेर का हाथ पकड़ते हुए कहा था कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड को अकेले फेस करने नहीं दूंगी, क्योंकि चाहे तुम्हारे साथ कोई हो ना हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारे पास खड़ा रहूंगा। हम देखते हैं कि ये सारे मोमेंट्स और मेमोरीज को याद करके शहर बुरी तरीके से इमोशनल हो जाती है। इसी दौरान उसके अंदर जो गुस्सा पैदा होता है वो उसे होल्ड डाउन नहीं कर पाती और हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली गुस्से के साथ कहने लगती है कि मैं तुम सबको जान से मार दूंगी, तुम में से आज कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाने वाला, क्योंकि तुमने उस इंसान को मुझसे छीना है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और इसलिए तुम में से किसी को भी जीने का कोई हक नहीं। ये कहते साथ ही वो डीमन किंग पर एक जोरदार अटैक करती है, पर एट द एंड है तो वो डीमन किंग ही ना, तो शहर का अटैक उस पर कोई भी असर नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि अगर इसलिए उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। इसी दौरान डीमन किंग उसके फोरहेड पर पॉइंट करते हुए कहता है कि तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं तुम्हें फिलहाल इतना ही बता सकता हूँ कि तुम उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, तो इसलिए मैं तुम्हें जान से कभी नहीं मारूंगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि डीमन किंग उसे हल्के से झटके से दूर पटक देता है, पर वेंगीवान आकर उसे कैच कर लेती है और फिर वो डीमन किंग उन सभी पर बहुत ही हल्का सा एक अटैक करता है, जिसके बाद वो एक पोर्टल को ओपन करके उन्हें वापस भेज देता है। ये देखकर अगर इस डीमन किंग से कहता है योर मैजेस्टी, क्या आप शेर को फिर से जंगल में वापस भेजना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि ये सही डिसीजन है। जिस पर हम डीमन किंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर खामोश खड़ा रहता है। इसी के साथ हमें वही पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग ने हाउ चेन से कहा था कि अगर तुम खुद अपनी जान ले लेते हो तो मैं तुम्हारे दोस्तों की जान को बख्श दूंगा, और फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो हाउ चेन को मारते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अगर इससे जवाब देते हुए कहता है कि अगर इस तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो मेरा ही खून है। और ये सुनते ही हगारिस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और इस बात पर फेलो डीमन प्लेयर्स भी हामी भरते हैं और हगारिस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद डीमन किंग आगे कहने लगता है कि आज मैंने यहाँ पर अपने ही ब्लड रिलेटिव को मार डाला है, पर ये करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउ चेन के टीममेट्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जमीन पर खड़ा होने की कोशिश करते हैं और वो लोग इस हद तक कमजोर हो जाते हैं कि उनसे चला भी नहीं जाता। इसी दौरान हमें हाउ चेन की डेड बॉडी को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसके टीममेट्स उसे आवाज देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत से डीमंस उन्हीं की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और फिर हमें शेर को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी बेहोश पड़ी होती है और वेंगीवान उसे होश में लाने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वो सारे डीमंस आपस में कहते हैं कि चलो इस बार तो बहुत ही अच्छा शिकार मिला है। और ये कहते साथ ही वो लोग दौड़ते हुए उनको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और चारों तरफ से डीमंस उन्हें घेरने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर स्पेस में क्रैक ओपन होता है और हम देखते हैं कि डीमन किंग और उसका ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख कर वहाँ मौजूद सारे डीमंस घुटनों के बल झुक जाते हैं और कहते हैं योर मैजेस्टी, आखिर आपका हमारे लिए क्या ऑर्डर है? जिस पर डीमन किंग कहता है कि मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये लोग जिन्हें मैंने अभी यहाँ पर भेजा है ये अगर यहाँ से जाना चाहते हैं तो तुम लोग इनके काम में बाधा नहीं डालोगे और खबरदार जब तुम में से किसी ने भी इन्हें हार्म पहुँचाने की कोशिश की। जिस पर वो सारे डीमंस हाँ में जवाब देते हैं, जिसके साथ सीन शिफ्ट होता है
और हमें बाकी ह्यूमन टेरिटरीज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डीमंस लगातार अटैक कर रहे होते हैं और ह्यूमंस भी उनसे फाइट कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें नाइट्स को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उनमें से एक कहता है कि एग्जॉर्सिस्ट गेट को अब ज्यादा देर तक डिफेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी तादाद बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है और हमारी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बड़ा सा डीमन आकर उन्हें मसलता हुआ चला जाता है, जिसे देखकर उनमें से एक ह्यूमन कहने लगता है कि सब लोग इसी वक्त रिट्रीट करो क्योंकि हमारी संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, सभी लोग मेन सिटी की तरफ चलो और इस जगह को अबैंडन कर दो। वहीं से ही शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें एक फ्लाइंग डीमन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी से कहता है कि जितना मर्जी हो सके उतने इंसानों को जान से मार डालो, किसी पर भी रहम मत करना क्योंकि आज हम इस जगह को कॉन्कर करके ही रहेंगे और चाहे जो हो जाए आज हम ह्यूमैनिटी के 6 मॉन्स्टर को जान से मार देंगे और उन्हें हमेशा के लिए डिफीट कर देंगे। इसी दौरान हमें छोटी छोटी फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमंस और डीमंस आपस में फाइट करते हैं क्योंकि ये सिचुएशन अब डू और डाई का हो चुका है और कोई भी पीछे हटने के लिए राजी नहीं था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन किंग सभी लोगों से कहने लगता है कि सारे डीमन ट्रूप्स इसी वक्त मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। जिसके बाद डीमन किंग आगे बताने लगता है कि ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद लॉन्ग हाउसिन जान से मारा जा चुका है और जिसकी मौत के साथ ही आज यहाँ पर डीमन क्वींस की जीत हुई है, इसीलिए मैं सभी डीमन ट्रूप्स को ऑर्डर देता हूँ कि इसी वक्त विड्रॉ कर लो। हम देखते हैं कि उसका मैसेज वहाँ मौजूद डीमंस और ह्यूमंस दोनों सुनते हैं। जिसके बाद डीमंस आपस में कहते हैं कि तुमने हमारे योर मैजेस्टी का ऑर्डर सुन लिया तो अब तुम सब लोग किसका मुंह देख रहे हो, जल्दी से जल्दी यहाँ से विड्रॉ करो। पर हम देखते हैं कि कुछ डीमंस इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होते और वो आगे फाइट करना चाहते हैं, जिस पर दूसरा डीमन कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे डीमन किंग के ऑर्डर को ना फॉलो करने की, क्या तुम्हें जान से मारने की ख्वाहिश है। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन भी शांत हो जाता है और वहाँ से दौड़ते हुए जाने लगता है। इसी दौरान हमें एक नाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो डीमन से फाइट करता है कि तभी डीमन किंग आगे कहने लगता है कि आज से डीमंस की यहाँ पर जीत हुई है तो इसलिए डीमन सीज फायर के लिए तैयार है जो कि ह्यूमंस के साथ अगले 10 साल के लिए होगा। ये सुनकर वहाँ मौजूद बाकी के बचे कुछ डीमंस भी चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद वो नाइट कहता है कि 10 साल ये तो बहुत ही ज्यादा है, क्या डीमन किंग हमारे साथ मजाक कर रहा है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन किंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने उसी हाथ को देखते हुए कहने लगता है कि मेरे बच्चे मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिसके साथ ही वो उन क्रैक्स को भी ब्लोज कर देता है। जिसके साथ ही हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के लीडर्स कहते हैं कि हमें यकीन नहीं कि हाउचिन मारा जा चुका है और आखिर ये कैसे हो सकता है, जस्ट कॉज डीमन किंग ने कह दिया तो तुम लोग मान लोगे। हाँ, जिस पर फेलो एल्डर कहने लगता है कि जियांग पैलेस को कब्जा कर लिया गया है पर हमने वक्त रहते ही लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट भी कर लिया। जिस पर दूसरा एल्डर भी कहता है कि वंश ऑफ पास की भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, हमने इस जगह को भी खो दिया। इसी दौरान दूसरा एल्डर कहता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, तुम लोग सरासर बकवास कर रहे हो, वो बच्चा इतनी आसानी से नहीं मर सकता। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अभी वापस जा रहा हूँ और उसे यहाँ पर जिंदा और सही सलामत ले आऊंगा, तब तुम लोगों को यकीन होगा। इसी दौरान वहाँ पर मास्टर एल्डर आ जाता है और वो कहने लगता है कि अभी अभी मैंने थ्रोन ऑफ इटर्निटी में कुछ हलचल महसूस की है और मुझे लगा था कि वो इल्यूमिनेटेड हुआ है पर उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे पता चला कि ये हमेशा के लिए खामोश हो गया है और जिससे ये लगता है कि जो भी डीमन किंग ने कहा हाउचन के बारे में वो बिल्कुल सच है और हमारा हाउचन मारा जा चुका है। हम देखते हैं कि वो एल्डर मास्टर ये सारी बात बहुत ही ज्यादा निराशा और हताशा के साथ कह रहा होता है और जैसे ही एल्डर मास्टर से ये न्यूज मिलती है हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग एकदम से टूट जाते हैं। उसके मास्टर फ्रेंड्स इवन कि उसकी मदर जब ये सुनती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो जमीन पर बुरी तरीके से गिर जाती है। इसी दौरान हमें एक स्टूडेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर आपने ये सुना ना, जिस पर उसका मास्टर कहता है कि नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं करने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारा हाउचन इतनी आसानी से जान से मारा जाए। जिसके बाद हमें हाउचन की सिस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बुरी तरीके से रोते हुए कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं, मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई इतनी आसानी से कैसे मर सकता है, वो तो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, उसे तो अभी एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नाइट बनना था, उसे तो अभी बहुत कुछ करना था, तो आखिर वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। इसी के साथ एल्डर लीडर वहाँ मौजूद सभी को बताने लगते हैं कि डीमन हंटर्स जो कि लेवल 7 से अबव है वो लोग अभी के अभी डीमन का सामना करने के लिए यहाँ पर आ जाए। साथ ही हमें वेंग जाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दौड़ते हुए आगे बढ़ता, जहाँ पर उसे भी इस खबर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो फिर भी रेस्क्यू के लिए वहाँ पर चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउचिन, सैर और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश में वो लोग भीग रहे होते हैं। हम देखते हैं कि हाउचिन के आसपास उसके सारे टीममेट्स और फ्रेंड्स बैठे होते हैं और अपने कैप्टन को ऐसे सिचुएशन में देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इतना ज्यादा रोते हैं कि उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक दूसरे को कंसोल कर सके। हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश भी सेम सिचुएशन पर होती है, जैसे मानो आज आसमान भी हाउचिन की डेथ पर रो रहा हो। हम देखते हैं कि उसके सारे टीममेट्स उसके पास बैठकर बहुत ही ज्यादा रोते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करें। जिसके बाद
हमें चेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो रोते हुए कहती है कि कैप्टन मुझे माफ करना, मैं कभी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई कि मैं आपका बहादुरी के साथ साथ देते हुए आगे बढ़ूं। मैं हमेशा आपके पीछे छुपती रही और काश मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करती, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग बनती तो शायद आज आप नहीं मरते। हम देखते हैं कि चेरी ये सारी बातें कहते हुए पास्ट के बहुत से ऐसे सीन्स को याद करती है जहाँ पर हाओ चेन ने चेरी की बहुत ही ज्यादा मदद की होती है। इवन कि हमें उस मेज का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर चेरी लावा में गिरने वाली होती है पर हाओ चेन ने उसे थाम कर रखा था। और ये सारी बातें कहने के बाद चेरी बुरी तरीके से बच्चों की तरह रोते हुए कहती है कि काश आज मैं थोड़ी और स्ट्रॉन्ग होती। इसी दौरान हमें लिनसिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं लिनसिन, मैं बहुत टाइप के एलिक्सर्स को बना सकता हूँ पर अफसोस मैं ऐसा कुछ नहीं बना सकता जो तुम्हारी जान को वापस ले आ सके। जिसके बाद वो हाओचन के साथ बिताए गए कुछ कोर मेमोरीज को भी याद करता है। इसी के साथ हमें हुआंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो भी बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं भी हद से ज्यादा यूजलेस हूँ। मैं आपका एस्कॉर्ट नाइट हूँ पर मैं फिर भी आपकी जान नहीं बचा पाया। लानत होनी चाहिए मुझ पर जो मेरे होते हुए आपकी जान चली गई। मैं इतना ज्यादा यूजलेस हूँ कि अपनी आंखों के सामने आपको ऐसे मरता हुआ देखा और मुझसे कुछ भी नहीं किया जा सका। आखिर मैं किस टाइप का एस्कॉर्ट नाइट हूँ। जिसके बाद हमें वैंग युआन को दिखाते हैं जहाँ पर वो रोते हुए कहती है कि हाओचन हमने साथ मिलकर वादा किया था क्योंकि हम सब बस एक टीम नहीं बल्कि एक टीम से ज्यादा एक फैमिली की तरह है। हमने साथ में वादा किया था कि हम साथ में जिएंगे और साथ में मरेंगे, तो आखिर तुम ऐसे अपना वादा तोड़कर हमें बीच में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इसी के साथ वो रोते हुए उस मेमोरी को याद करती है जब इनकी पूरी टीम पहली बार ऑर्गेनाइज होती है और जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हम देखते हैं कि उस सीन को याद करने के बाद वैंग युआन पहले से ज्यादा रोने लगती है। इसी दौरान हम सीमा सेन को देखते हैं जहाँ पर वो पागलों की तरह जमीन पर अपने हाथ पटकती रह कहता है कि आखिर अब मैं क्या करूंगा, अब तो आप ही नहीं रहे तो मैं भला किसे अवेंज करूं, आखिर अब ऐसे कैसे जा सकते हो। वो बहुत ही ज्यादा रोते हुए जमीन पर अपने हाथ मारने लगता है। हम देखते हैं कि वो अपना सर जमीन के नीचे रखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हुए कहता है कि ये आपने ठीक नहीं किया क्योंकि आप भी जानते हो कि गुस्सा मेरी ताकत है और मैं ऐसे इमोशनल होकर कोई भी फाइट नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पांचों अपने कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ वहाँ बारिश में एक कोने में बैठकर भीग रहे होते हैं और बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पर वैंग जाओ और उसके साथ बाकी के लोग भी आ जाते हैं ताकि वो लोग इन्हें एस्कॉर्ट कर सके। और जैसे ही वो अपने सामने हाओचन की डेड बॉडी को देखता है वो पूरी तरीके से कांप जाता है और फिर चेरी उसे कहती है कि यांग वैंग जाओ देखो ना हमारे कैप्टन को क्या हो गया है, ये उठ ही नहीं रहा है, हम इसे कब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग उन्हें कंसोल करने की कोशिश करते हैं और चेरी के पास यांग वैंग जाओ जाकर उसे सहारा देता है और फिर वो लोग कहते हैं कि फिलहाल के लिए हम सभी को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि हम तुम सभी को लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके साथ ही वो आगे कहता है कि तुम्हारे वाइस कैप्टन भी काफी देर से अनकॉन्शियस है और ये उसकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं, तो हमें जल्द से जल्द तुम लोगों को यहाँ से ले जाना होगा और हमें ऑर्डर्स भी मिले हैं कि हम जल्द से जल्द हाओचन को अलायंस के पास ले जाएं। इसी दौरान हम देखते हैं कि सैर की आंख खुल जाती है और वो हाओचन कहकर चिल्लाकर उठ के बैठ जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही हाओचन की तरफ देखने लगती है और उसकी डेड बॉडी को देखकर वो उसके पास जाने की कोशिश करती है पर वो इतनी ज्यादा कमजोर होती है कि वो इमीडिएटली गिर जाती है और फिर वो दोबारा से अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है। हम देखते हैं कि वो अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि हाओचन मर चुका है। जिसके बाद वो रोने लगती है और रेंगते हुए उसके पास जाकर बैठ जाती है और फिर वो उसे बहुत ही प्यार से उसके गालों पे हाथ रखते हुए उसे ही बस देखे जा रही थी। सैर के लिए ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि जो बंदा जिसे वो इतना ज्यादा प्यार करती है वो अब इस दुनिया में है ही नहीं। हम देखते हैं कि वो इतना ज्यादा रोती है कि उसके आंसू उसके होठों तक आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने हाथ से उसी रिंग को उठाती है और अपने लड़खड़ाते हुए हाथों के साथ वापस से वही रिंग हाओचन की उंगलियों में पहना देती है और फिर उसका हाथ अपने गालों पर रखते हुए कहती है कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहती है कि तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई मोल नहीं और इसलिए तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द आ रही हूँ। ये कहते साथ ही वो एक छोटा सा वेपन ऊपर उठाते हुए खुद को जान से मारने की कोशिश करती है। ये देखकर उसके दूर खड़े टीममेट्स चिल्लाते हुए उसके पास दौड़ने लगते हैं पर हम देखते हैं कि सैर उस डैगर को अपने अंदर स्टैब कर देती है और उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही सैर उसे अपने अंदर घुसाने वाली होती है कि तभी उसे हाओचन की आवाज जैसे सुनाई देती है और बाद में हमें ये पता चलता है कि असल में वो स्मॉल लीफ की आवाज होती है जो कि कहती है कि हाओचन क्या तुम जिंदा हो, प्लीज मेरी हेल्प करो क्योंकि मैं तुमसे कनेक्शन नहीं बना पा रही हूँ और जो स्पिरिचुअल कनेक्शन को मैंने हाओचन के लिए छोड़ा था मुझे ऐसा लगता है कि ये धीरे धीरे डिसअपीयर हो रही है। ये सुनते ही सैर कहने लगती है कि क्या, तो इसका मतलब ये हुआ
हुआ कि हाउचेन अभी भी हमें छोड़कर नहीं गया। इसके साथ ही वो अपनी पूरी टीम को ऑर्डर देती है कि हमें वापस से ड्रीम पैराडाइज में वापस जाना होगा और शायद हमारे पास अब भी मौका है कि हम हमारे हाउचेन की जान बचा सके। और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी पूरी टीम इस बात पर अग्री कर जाती है और उन सभी में एक उम्मीद की किरण नजर आती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वापस आ जाते हैं। इसी दौरान हमें वहाँ पर मास्टर और उसके असिस्टेंट को भी दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं। जिसके बाद वो सभी लोग हाउचेन की बॉडी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियाओ ली आगे आती है और साथ ही वहाँ मौजूद आसपास के डिवाइन क्रिएचर्स भी उसके आसपास आने लगते हैं। जिसके बाद शियाओ ली अपने हाथों को फैलाते हुए कहती है कि मैं तुम सभी लिविंग क्रिएचर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ सारे डिवाइन क्रिएचर्स उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठ जाते हैं और फिर शियाओ ली अपने डिवाइन फॉर्मेशन को यूज करने लगती है और कहती है इटर्नल लाइफ ऑफ डेड ट्री फ्लावर्स। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि सारे क्रिएचर्स वहाँ पर सर को अब जमीन पर झुका देते हैं और जिसके साथ ही बहुत से डिवाइन ट्री के टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं जो कि हाउचेन की बॉडी को अपने अंदर जकड़ लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी को हवा में उठा लेते हैं। ये देखकर चेरी कहने लगती है कि प्लीज तुम लोग इस काम में हर हाल में सक्सेस जरूर होना और हमें हमारे कैप्टन को वापस कर देना। हम देखते हैं कि सैर भी उसकी तरफ बहुत ही उम्मीद के साथ देखने लगती है। वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन में होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिवाइन टेंटिकल्स पूरी तरीके से हाउचेन को अपने अंदर कवर कर लेते हैं और फिर शियाओ ली अपनी पावर को यूज करती है और उसके अगली पल हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ से बहुत से बर्ड्स उड़ने लगते हैं और जिनके अंदर के इंटेंस अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है और वो हाउचेन की बॉडी की तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे टीममेट्स अपने मन में कहते हैं कि प्लीज हमारे लीडर को रेस्क्यू कर लो, उन्हें किसी भी हालत में बचा लो। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि जिस जगह पर हाउचेन पर अटैक किया गया था यानी कि वो जगह जो कि उसके दिल के बिल्कुल ऊपर वाली जगह जहाँ पर उसके अटैक किया गया था वो जगह अब पूरी तरीके से हील हो जाती है। जिसे देखकर चेरी खुशी के साथ कहने लगती है कि लगता है हम कामयाब हो गए। जिसके बाद हाउचेन जमीन पर गिरने लगता है और उसे गिरता हुआ देखकर सैर दौड़ते हुए जाकर उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद हमें शियाओ ली को दिखाया जाता है जहाँ पर उसने इस हद तक अपनी पावर को यूज किया था कि अब उसकी हालत बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती है। जिसके साथ ही हमें हाउचेन और सैर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके टीममेट्स उन्हें घेर लेते हैं। जिसके बाद सैर अपने हाथ उठाकर उसकी सांसों को चेक करती है पर उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और फिर वो सभी को बताती है कि हमने इतनी मेहनत की पर अभी भी सिचुएशन बिल्कुल वैसे की वैसी है। जिस पर शियाओ ली उसे बताती है कि इसका हार्ट बुरी तरीके से फ्रोजन हो चुका था और अब मुझे लगता है कि अब बस गॉड ही इसके लिए नए रूल्स बना सकते हैं जिससे इसकी जान बचाई जा सके। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे माफ करना कि मैं नेचर ऑफ गॉडेस होते हुए भी इसके लिए वो सारी एबिलिटीज को यूज नहीं कर सकती, पर क्योंकि इसे गॉडेस नेचर ने ब्लेस्ड किया हुआ है तो अभी अभी डालू और मैंने मिलकर इसके सोल को बचा लिया है और अगले 7 दिन तक उसकी सोल यहाँ पर ही रहेगी। जिस पर लिनसिन उदास होते हुए कहता है कि ये कितनी ज्यादा शर्मनाक है कि तुम अपने लीडर की जान भी नहीं बचा सकते और अब हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर शियाओ ली उसे बताती है कि पर एक जगह है जहाँ पर तुम्हें मदद मिल सकती है। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो उन सभी के अंदर वापस से उम्मीद जाग जाती है और वो लोग उसकी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखने लगते हैं। जिसके बाद शियाओ ली आगे बताती है कि जब मैं टावर ऑफ आयोन के अंदर थी तो मैंने ऐसी पावर को महसूस किया था जो कि गॉड से भी बियॉन्ड है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि अब बस उसी की पावर हाउचेन को बचा सकती है। ये सुनते ही सहर समझ जाती है और कहती है कि इलेक्ट्रोलस। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पास खड़ा बंदा कहता है कि क्योंकि कैप्टन की हालत ऐसी है तो क्या हम लोग एआन टावर के अंदर एंटर कर सकते हैं। जिस पर सहर उसके दिल पर हाथ रखते हुए कहती है कि जरा मुझे ट्राई करने दो और जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो असल में काम करने लगता है और वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद वो हाउचेन के उसी डायग्राम से कहने लगती है कि हमें जल्दी से जल्दी एआन के अंदर इमीडिएटली ले चलो। जिस पर उसका लॉकेट ग्लो करने लगता है और जिसके साथ ही ये लोग उस टावर के अंदर पहुंच जाते हैं कि तभी यहाँ पर वो आकर कहने लगता है कि आखिर हमारे मास्टर जोमो को क्या हुआ है। जिस पर सैर बताती है कि मास्टर हाउचेन की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खतरे में है तो बताओ इलेक्ट्रोलस कहाँ पर है। जिस पर वो बताने लगता है कि पर मैं भी मास्टर के इलेक्ट्रोलस को देख नहीं पा रहा क्योंकि इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा डीप स्लीप में है तो मुझे नहीं लगता कि हम उसे ढूंढ पाएंगे और सिर्फ टावर के 7th फ्लोर पर जाकर ही हम इलेक्ट्रोलस को जगा सकते हैं। और जैसा कि उसने 7th फ्लोर पर एंटर होने के लिए कुछ रूल्स बनाए हैं जिसके अकॉर्डिंग कि हम सभी को 7th लेवल से पहले यानी कि 6th लेवल तक के सारे चैलेंजेस को कंप्लीट करने होंगे और तुम्हें सारे के सारे होली प्लेसेस को कॉन्कर करना होगा। ये सुनकर हम देखते हैं कि चेरी और लिनसन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर वो पीछे हटते हुए आगे कहने लगता है कि सारे के सारे यानी कि उससे भी जिसे कि हमारे लीडर ने कॉन्कर किया है और आखिर ये कैसे हो सकता है क्योंकि अभी भी हमारे पास 8 और सेंट्स चैलेंजेस मौजूद हैं। जिस पर वेंग युआन आगे कहती है कि जितना तुम हायर ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा चैलेंजेस तुम्हें फेस करनी होगी और उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सेंट्स की पावर होती जाएगी। जिस पर हुआंग बताता है कि पर हमारे पास बस 7 दिन ही बचे हैं। जिसके बाद सैर वेंजाओ से कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना
चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिन हमारी अलायंस के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिस पर यांग वेंजाओ कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम सभी लोगों ने हमारी बहुत बार जान बचाई है, तो अब ये हमारी बारी है कि हम तुम सभी का एहसान चुकाएं, तो इसीलिए हमें अपने साथ ले चलो। जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ, हम तुम्हारी जरा भी अगर किसी काम में मदद आ सके तो हमें खुशी होगी। जिस पर सैर कहती है कि फिर ठीक है, चलो हम साथ में चलते हैं, और फिर वो हाओचेन को अपने कंधे पर उठाती हुई कहती है कि हम सभी लोग साथ मिलकर हाओचेन को वापस लाएंगे। जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोग हाँ में जवाब देते हैं, और वो आगे कहती है कि अब हमें बिना किसी देरी के अपने काम को अंजाम देना चाहिए। जिसके साथ हम देखते हैं कि उनका वो बटलर वहाँ पर उससे कहने लगता है तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी के लिए सारे बोनस लेवल्स को रिमूव कर देता हूँ, और जिससे कि तुम्हारा बहुत ज्यादा वक्त बच जाएगा। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि 3rd फ्लोर का फर्स्ट डोर ओपन हो जाता है, जो कि सेंट लॉस्ट क्लब होता है। और फिर वो बटलर आगे कहता है कि जब तुम 6th फ्लोर को पार कर लोगे तो वहीं से तुम्हारे 7th फ्लोर का डोर अपीयर हो जाएगा। जिसके बाद वो सैर से कहने लगता है कि पर मैडम, आपको पहले से बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि हमारे ओनर के करंट स्टेट की वजह से ये टावर अब वापस से अपने ओनरलेस स्टेट में पहुंच चुका है, और जिसका मतलब कि ये कि हर फ्लोर में तुम्हें जो भी डैमेजेस मिलेंगे ये टावर तुम्हें उनसे रिकवर नहीं कर पाएगा। जिस पर सैर बताती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, पर हम हर हाल में इलेक्ट्रोलस से मिलना चाहते हैं, और हाओचेन मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग 3rd फ्लोर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि हमें उन सभी के सामने उन्हीं 8 सेंट्स को दिखाया जाता है, जो कि इन पर अटैक करने के लिए रेडी खड़े हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।